नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज के इस वीडियोज़ में हम करेंगे यहाँ पर 21 संस्कृत के प्रैक्टिस सेट को। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 20 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन करेंगे ये पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं, और चाहे आप यहाँ पर संस्कृत का कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें एस टेट, सी टेट, यूपी टेट, आर टेट, कोई सा भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे। तो सभी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि पहले एग्जाम में आए हुए हैं और एक बार जो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं उनकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है मेघदूत से। मेघदूत में वर्णित पुष्कर आवर्तक इनमें से कौन है? तो ये जो पुष्कर आवर्तक का जो वर्णन आया है, तो पहली तो बात ये मेघदूत से लिया गया है। और मेघदूत जो है ये है महर्षि कालिदास के द्वारा रचित। दो जो खंड है उसमें ये बटी हुई है, पूर्व और उत्तर में। 115 इसमें टोटल श्लोक माने गए हैं, और श्रृंगार और वियोग रस इसमें रहेगा। मंदाक्रांता इसमें पूर्ण जो काव्य है इसमें रहेगा। मंदाक्रांता जो छंद है इसका लक्षण होता है मंदाक्रांता जल्दी षड्गंबर होना तो तात गुरुचेत। और 17 इसमें अक्षर होते हैं। मगण, नगण, तगण, मगण, भगण, नगण, 2 इसमें तगण हैं और 2 ही गुरु हैं, और 17 इसमें वर्ण होते हैं। वियोग और श्रृंगार और वियोग रस इसमें माना गया है। काव्य विधा में ये खंड काव्य या गीति काव्य आप इसे कह सकते हैं। उपजीव्य है इसका रामायण। तो यह तो थी यहाँ पर मेघदूत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब मेघदूत में जो वर्णित ये पुष्कर आवर्तक आया है, तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? इसका मतलब है यहाँ पर मेघों के कुल से। तो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित मेघदूत में कुबेर के द्वारा निर्वासन भोग रहा, जब ये जो यक्ष जो है इसको कुबेर के द्वारा श्राप दे दिया जाता है, तब ये जो है अपनी प्रियतमा से दूर जो है रामगिरी जो पर्वत है वहाँ पर जाकर रहने लग जाते हैं। और यक्ष जो अपनी प्रिया को संदेश पहुँचाने के लिए बादल को मेघदूत दूत के रूप में चुनते हैं, और इसमें कहा गया है कि तुम लोगों में प्रसिद्ध पुष्कर आवर्तक नाम के बादलों के कुल में पैदा हुए हो। तो पुष्कर आवर्तक जो है यहाँ पर ये इनके कुल जो है वहाँ से इसका संबंध है मेघों के कुल से, कि तुम जो है प्रसिद्ध पुष्कर आवर्तक नाम के बादलों के कुल में पैदा हुए हो। जब यक्ष जो है इसको मेघ को दूत के रूप में अपनी प्रियतमा के पास भेजते हैं, तो मेघों के कुल से यहाँ पर इसका वर्णन है। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है कि संपत्ति संते कतिपय दिन स्थायी हिंसा दर्शाना। तो ये दर्शाना यहाँ पर आया है इसमें ये, तो इसका यहाँ पर अर्थ क्या लिया गया है? तो दर्शाना से मतलब यहाँ पर ये देश से लिया गया है, और इसका संबंध भी मेघदूत से है। और मेघदूत क्या है? ये है महर्षि कालिदास के द्वारा रचित। 2 इसमें खंड है, पूर्व और उत्तर। और पहले में 63, दूसरे में 52। तो इस प्रकार से 115 यहाँ पर इसमें श्लोक माने गए हैं। और इसका जो अर्थ है यहाँ पर ये लिया गया है देश से। महर्षि जो कालिदास है उनके द्वारा ये रचित रहेगा। इसमें यक्ष जब मेघ को जो अपनी प्रियतमा के पास संदेश के लिए भेजते हैं, तब वे कहते हैं कि हे मेघ, रास्ते में आगे तुम दशाण जनपद में पहुंचोगे, जहां तुम्हारे आगमन के साथ केवड़े के फूल खिल रहे होंगे। तो वहां का इसमें ये वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अव्ययभाव समास से। अव्ययभाव समास की सिद्धि होने पर
संपूर्ण जो पद है ये किस प्रकार का हो जाता है। अव्ययभाव जो समास है इसकी पहचान क्या है कि इसमें शुरू में अवयव या उपसर्ग दिया गया होता है। और अव्ययभाव समास की सिद्धि होने पर संपूर्ण पद किस प्रकार का हो जाता है। तो यह माना गया है यहाँ पर नपुंसकलिंग में, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। तो संपूर्ण पद जो है यहाँ पर ये नपुंसकलिंग में हो जाता है। और अव्ययभाव समास जो है इसमें शुरू में अव्यय जो है दिया गया होता है। नपुंसकलिंग जो है उसका प्रथम एकवचन में इसका प्रयोग होता है। और इसके कुछ जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जैसे आदि हरि, आदि की हरिशो, तो शुरू में यहाँ पर अव्यय है। या जैसे आदि गोपम हो गया, लौकिक विग्रह इसका गोपी और अलौकिक रहेगा गोपांगी अधिशु। ऐसे ही उपकृष्णम उपकृष्णेन है, सुमद्रम और दुर्यवनम निर्मक्षिकम अतिहीमम अतिनिद्रम इति हरि अनुविष्णु अनुरूपम प्रत्यर्थम यथाशक्ति स हरि और अनुज्येष्ठम स चक्रम स सखी स तीर्णम स क्षत्रम स अग्नि पंचगंगम द्वियमनम उपशर्दम प्रति विप्साम उपजरसम उपराजम अध्यात्मम उपचर्मम उपस्मिधम। और तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। तो नपुंसकलिंग में यह यहाँ पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निर्मक्षिकम। ये बहुत बार एग्जाम में पहले भी उदाहरण आया हुआ है। तो निर्मक्षिकम होता है मक्षिका नाम अभाव है। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी, अव्ययभाव समास। निर्मक्षिकम मक्षिका नाम अभाव है, यह इसका लौकिक विग्रह होता है। और अगर एग्जाम में अलौकिक विग्रह आ जाए तो मक्षिका आम नीरसु, ये इसका अव्ययभाव समास होगा। तो अव्ययभाव यहाँ पर ये इसमें समास है, निर्मक्षिकम मक्षिका नाम अभाव है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर नख भिन्न है, इसमें जो समास है ये कौन सा है। नख भिन्न है, नख ही भिन्न है, नख भिस भिन्सु। तो इसमें जो समास है ये रहेगा यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष समास। तो तृतीय तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। और जो तत्पुरुष समास है इसमें क्या होगा, इसमें उत्तर पद जो है ये प्रधान माना गया है, अर्थात द्वितीय पद इसमें प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास जो है इसके दो भेद माने गए हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण क्या होता है, इसमें दोनों विभक्तियां समान होती हैं, जैसे कृष्ण है सर्प हैं। और जो व्यधिकरण तत्पुरुष समास है इसमें दोनों विभक्तियां अलग अलग होती हैं, जैसे गो सुखम गोभ्य सुखम। और जो व्यधिकरण जो तत्पुरुष समास है इसके भेद जो है ये माने गए हैं 6, जो द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो यह जो है यहाँ पर तत्पुरुष समास के जो है भेद हैं। और एक तत्पुरुष समास के उपभेद से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे न्याय तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास, उपतत्पुरुष समास। तो न्याय तत्पुरुष समास का उदाहरण है जिसमें शुरू में अ दिया गया होता है, जैसे आपने कई बार उदाहरण देखे होंगे अब्राह्मण है, तो इसका रहेगा न ब्राह्मण है। और प्रादि तत्पुरुष समास का शुरू में प्र आदि उपसर्ग जो दिए गए होते हैं, प्र हो या जो है, तो जैसे प्र या तो प्रा होगा या फिर को दिया गया हो उसमें। तो कुपुरुष हैं, कुतिष्ठित पुरुष हैं, प्राचार्य हैं, प्रगताचार्य हैं। और उपतत्पुरुष समास का उदाहरण है कुंभकार है। तो ये जो यहाँ पर तत्पुरुष समास के उपभेद थे। और अगर एग्जाम में इसके उदाहरण आ जाए तो थोड़े से इसके उदाहरण देख लेते हैं एक बार। जैसे नरक पतिता है, नरकम पतिता है, ये इसका लौकिक विग्रह है। और अलौकिक रहेगा नरक अम्पतित्सु, द्वितीय तत्पुरुष समास। और स्वर्गत हैं, दुखातीत हैं, सुख प्राप्त हैं। और कष्टापन्न है, संकुलाखंड है, संकुल्या खंड है, संकुलाटा खंड सु, तृतीय तत्पुरुष समास इसमें रहेगा। धान्यार्थ है, धान्यन अर्थ है, धान्य टा अर्थ सु, ये इसका तृतीय तत्पुरुष समास का है। हरितरात है, नख भिन्न है। और यूप दारू, युपाय दारू, युपगे दारुसु, ये चतुर्थ तत्पुरुष समास का है। द्विजार्थ है, भूत बलि, गोहितम,
गोसुखम, गोरक्षितम, अलम कुमारी, चोरभ्यम, चोराध्भ्यम, चोरगसभ्यासु। और उसके बाद है विकभृत है, स्तोकान्मुक्त हैं, अंतिकाद आगत हैं, अभ्यासाद आगत हैं, दुराद आगत हैं। और उसके बाद है राजपुरुष हैं, राज्ञपुरुष है, राजनगस पुरुषु, षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण है ये। और पूर्व काय है, पूर्व कायस्य, पूर्व सुकायगस षष्ठी तत्पुरुष समास का है। अपर काय है, अर्धरीच है। और अर्ध पीपली, अर्धम पीपल्य, ये इसका लौकिक विग्रह है। और अलौकिक जो रहेगा रिच, ये रहेगा अर्ध सुपीपलिगस। अर्ध पीपली का जो लौकिक है ये रहेगा अर्धम पीपल्य है, और अलौकिक है अर्ध सुपीपलिगस। षष्ठी तत्पुरुष समास इसमें रहेगा। राजदंत हैं, अक्षोंड हैं, अक्षेशु सोंड हैं, अक्षुप सोंसु सप्तमी तत्पुरुष समास। और अक्षदूर्त हैं। तो ये तत्पुरुष जो समास है इसके उदाहरण थे। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है षष्ठी तत्पुरुष युक्त समास का। तो यहाँ पर जो ये षष्ठी तत्पुरुष युक्त जो समास आए ये इसमें से किस में है? तो षष्ठी तत्पुरुष समास जो है इसका उदाहरण है यहाँ पर ऑप्शन बी, इसमें राजपुरुष है। तो ये यहाँ पर इसका उदाहरण है राजपुरुष, और राज्ञपुरुष है, इसका लौकिक विग्रह होता है। राजनगस पुरुषो, ये जा इसका अलौकिक विग्रह होता है। षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ पर इसमें रहेगा। बाकी और ये दुरात आगदा, इसमें दुरात है तो पंचमी हो जाती है। ऐसे ही संकुलाखंड है, इसमें तृतीय हो जाती है। तो षष्ठी का पूछा गया तो ये ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है समास में प्रथम शब्द संख्यावाची हो तो वह द्विगु होता है। तो दूसरा शब्द इसमें किस प्रकार का होता है? द्विगु यहाँ पर इसमें ये बात हो रही है। तो द्विगु का अगर हम व्याख्या की बात करें तो ये होती है कि जिस समानाधिकरण तत्पुरुष समास में प्रथम पद संख्यावाची हो और दूसरा पद संज्ञा हो। तो दूसरा पद क्या होगा? संज्ञा। तो उसे कहते हैं द्विगु समास। जैसे पंचनाम गवानाम समारोह है, पंच गवाम, 5 गायों का समूह। और यह सदैव जो है नपुंसकलिंग एक वचन में होता है, समाहार या जोड़ अर्थ में। तो इसमें रहेगा ये ऑप्शन संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पीताम्बर। इसमें समास कौन सा आया है? तो यहाँ पर जो पीताम्बर आया है इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की पहचान क्या होती है? जिसमें पूर्व पद, उत्तर पद अप्रधान और अन्य पद प्रधान होता है। जिसमें न तो पहला पद प्रधान होगा न दूसरा, बल्कि अन्य ही पद प्रधान होगा, तो उसमें बहुब्रीहि समास होगा। और बहुब्रीहि समास में जितने पद होते हैं वे सभी मिलकर किसी दूसरे पद के विशेषण होते हैं। जैसे लंबोदर हैं, लंबम उदरम यस्य लंबोदर हैं। तो यहाँ पर हमें किसी अन्य शब्द है उसके बारे में पता लगता है, लंबोदर बड़े पेट वाला। तो गणेश की बात यहाँ पर हो रही है। तो इस प्रकार से जहाँ पर अन्य पद के बारे में हमें पता लगे तो वहाँ पर जो बहुब्रीहि जो है समास होता है। और बहुब्रीहि समास के भी हम एक बार कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कंठे काल हैं, तो इसका जो लौकिक विग्रह रहेगा कंठे काल हैं यस्य से है, और अलौकिक रहेगा कंठ की कालसु, ये इसका बहुब्रीहि समास में है। और प्राप्तोदक हैं, पीताम्बर हैं, प्रपर्ण हैं, अपुत्र हैं, चित्तरगुहु, रूपोद्भार्य हैं, दीर्घशक्त हैं, जलजाक्षी, द्विमूर्ध हैं, त्रिमूर्ध हैं, व्यग्रपात हैं, द्विपात हैं, पूर्णाकाक्त हैं, सुहृद हैं, और प्रिय सर्पिष्क हैं, माहेशस्क हैं, उड़र्थ हैं, और जैसे वीर पुरुष का है, स्त्री प्रमाण है, कल्याणी प्रिय है, अंतरलोम है, बहिर्लोम है, व्यूढ़रस का है। तो यह सभी जाए यहाँ पर बहुब्रीहि जो समास है इसके उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ हमारा अभिनिविशेष। तो अभि, नि और विष जाए यहाँ पर। तो ये जहाँ पर भी है शुरू में अगर कहीं पर उपसर्ग लग जाए तो इसका मतलब है समझाओ कि यहाँ पर जो द्वितीय विभक्ति है उसका प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है अभिनिविशेष सूत्र। तो इसका सूत्र यहाँ पर जहाँ पर ये लगा होगा तो इसके योग में किस विभक्ति का प्रयोग होगा? अभिनिविशेष के
योग में। तो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन बी। तो जहाँ कहीं भी ये होगा, शुरू में अगर उपसर्ग लग जाता है तो इसका मतलब ये कर्म कारक में हो जाता है। अभी और नि उपसर्ग पूर्वक जब एक साथ विष धातु के पहले लग जाते हैं तब इसका आधार कर्म हो जाता है। जैसे सन मार्गम अभी निविष्टे, वह अच्छे मार्ग का अनुसरण कर रहा है। तो ये अगर सुर में अभी कहीं पर लग जाएगा अभी या नि, तो द्वितीय विभक्ति इसमें हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये अभितय है, यहाँ पर अभितय 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 का मतलब होता है चारों ओर। अभितय, प्रीतय, समय, निक्षाह और प्रति, ये सूत्र है। तो इसमें से सिर्फ ये अभितय अभितय के बारे में पूछ लिया गया है। सार के बारे में भी एग्जाम में आ सकता है या एक दो के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो जहाँ पर ये लगे होंगे तो इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अभितय, प्रीतय, समय, निक्षाह और प्रति, तो इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे निपम अभितः प्रीतः व ग्रामम समय निक्षाह व दिनम प्रतिदेह कुरुः, तो इन सभी में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर तृतीय विभक्ति का होती है। तो तृतीय विभक्ति तब होती है, तृतीय विभक्ति यहाँ पर कब होगी, तो यह होगी काल अर्थ, यहाँ पर घोषित अर्थ घोषित होने पर। तो काल अर्थ यहाँ पर इसमें ये माना गया है। और तृतीय करने वाला सूत्र कर्ती करने तृतीय सूत्र है, इसके द्वारा तृतीय विभक्ति होती है। और अगर संज्ञा आ जाए तो साधक तमम कर्णम सूत्र है, उसके द्वारा कर्ण संज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर येन अंग विकार का। येन अंग विकार है, जहाँ पर कोई शरीर में अंग विकार दिखाया जाता है, कोई फॉल्ट वगैरह हो, तो तृतीय विभक्ति यहाँ पर इसमें होती है। येन अंग विकार है सूत्र है और तृतीय विभक्ति इसके अर्थ में होती है। जहाँ पर जैसे नेत्रेन कर्ण, कर्णेन बधिर, देवदत्ता शीर्ष खलवाट है, तो तृतीय विभक्ति इसमें होती है कर्ण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकाय मोदकाः रोचन्ते, जहाँ पर ये रुच धातु दी गई होगी। रुचि अर्थानाम परिमाण है, इसमें सूत्र है। और रुच धातु के योग में जो चतुर्थी विभक्ति है उसका प्रयोग होता है। रुच के अर्थ वाली धातु के योग में प्रश्न होने वाला संप्रदान कहलाता है, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे शीश वे किरणकम रोचते, बालकाय मोदकम रोचते, तो ये जो है यहाँ पर इसके उदाहरण हैं। चतुर्थी विभक्ति रुच धातु के योग में लगती है। अगला क्वेश्चन है जब क्रुद्ध और दुर्ह ये उपसर्ग सहित हो, तो जहाँ पर कहने का मतलब है कि इसमें ये शुरू में उपसर्ग दिया गया हो, तब क्रुद्ध और दुर्ह के साथ विभक्ति कौन सी हो जाती है, क्रुद्ध, दुर्ह, असूया। तब यहाँ पर इसमें जो विभक्ति मानी गई है ये रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए। तब कर्म संज्ञा वाला जो यहाँ पर ये इसमें माना गया है। तो कर्म संज्ञा वाला यहाँ पर ये माना गया है इसमें, अगर सुर में जाए उपसर्ग लग जाए। नेक्स्ट है तितिक्षा। तितिक्षा जो यहाँ पर ये इसका अर्थ क्या लिया गया है, इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है सभी मौसमों को सहन करने का अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जगत की उत्पत्ति का कारण इनमें से क्या माना गया है। तो जगत की उत्पत्ति का यहाँ पर कारण, जगत की उत्पत्ति का कारण माना गया है यहाँ पर अज्ञान को। जगत जो है इसको महर्षि शंकर है, इन्होंने न तो पूर्णतः सत्य माना और न ही ब्रह्म माना है, बल्कि स्वप्न की तरह मिथ्या माना है।
ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या जीव ए ब्रह्म न अपर है, अर्थात ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्मा ये अभिन्न है। तो यहाँ पर ये जो है इसमें अज्ञान को जो है यहाँ पर इसमें ये माना गया है। अगला क्वेश्चन है आचार्य विश्वनाथ की काव्य परिभाषिक जो शब्दावली है ये इनमें से कौन सी है? तो आचार्य विश्वनाथ की यहाँ पर पूछा गया है। आचार्य जो विश्वनाथ है इनकी तो है यहाँ पर वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो ये तो है यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ का लक्षण। कई बार एग्जाम में और जो आचार्य है उनके बारे में पूछ लिया जाता है, तो एक बार उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर आया है तद अदोषौ शब्दार्थों से गुणों अलंकृति पुनः कव अपि। तो ये है आचार्य मम्मट की। और ये वाक्रोक्ति काव्य जीवितम ये है आचार्य कुंतक की। और जो आया है रमणीयार्थ प्रातिपदिका शब्द काव्यम ये वाला तो ये है पंडित जगन्नाथ की। और इनके अलावा जैसे काव्य से आत्मधवनी ये आनंदवर्धन की है। शब्दार्थो सीता काव्यम आचार्य भामा की है। और रीतिरात्म काव्य से आचार्य वामन की है। और दंडी के रहेंगे शरीर तावद इष्टार्थ विच्छिन्ना पदावली। रासेकर किया गुणवद अलंकृतम च वाक्य में काव्यम। रुद्रट की है ननु शब्दार्थो काव्यम। विद्याधर की है शब्दार्थो वपुरस्य शब्दार्थ है वपु तावत काव्यम। धर्मसूर्य की है सगुण अलंकृति काव्य सगुण अलंकृति काव्य पदार्थो दोष वर्जितो। और हेमचंद्र की है अदोषौ सगुणों स आत्मलंकारो च शब्दार्थो काव्यम। वाग्भट की है शब्दार्थो निर्दोषौ सगुणों प्राय स अलंकारो च काव्यम। विद्यानाथ की है गुण अलंकार सीतो शब्दार्थो दोष वर्जितो। चंडीदास की है आस्वाद जीवतु पद संदर्भ है काव्यम। काव्य प्रकाश दीपकन का ग्रंथ है। और आस्वाद जीवतु पद संदर्भ काव्यम ये इनका लक्षण है। तो ये यहाँ पर कुछ आचार्य और इनके लक्षण थे जिनके आने की पूरी संभावना एग्जाम में रहेगी। अगला क्वेश्चन है संकेतित अर्थबोधक यहाँ पर इनमें से कौन सा है? संकेतित अर्थबोधक शक्ति। तो शक्ति इसमें मानी गई है ये अभिधा को। तो अभिधा को यहाँ पर इसमें माना गया है। और अभिधा जो है यहाँ पर ये बताई गई है 4 प्रकार की। तो अभिधा को 4 प्रकार की यहाँ पर माना गया है। इसमें अभिधा व्यंजना लक्षण तात्पर्य है। तो 4 प्रकार की यहाँ पर जो है बताई गई है। और इसमें जो अभिधा शक्ति है ये संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली मानी गई है। तत्तर संकेतित अर्थ से बोधनाद अग्रिम अभिधा। संकेतित है मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द की प्राथमिक शक्ति को अभिधा वृत्ति के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात जो संकेतित अर्थ है वही मुख्य अर्थ है और उस मुख्य अर्थ के बोधन में शब्द का जो व्यापार होता है वह अभिधा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर राम लक्ष्मणों। राम और लक्ष्मण। तो राम और लक्ष्मण में यहाँ पर व्यंजना कौन सी है? तो इसमें भी यहाँ पर व्यंजना के बारे में ये पूछा गया है। राम और लक्ष्मण में जो व्यंजना है ये मानी गई है साचर्य। साचर्य को यहाँ पर माना गया है एक कार्य के साथ साथ रहना, सदृश होना तथा स्वामी भृत्य रूप से साथ रहना आदि साचर्य के अर्थ है। और साचर्य के द्वारा राम लक्ष्मणों यहाँ पर राम और लक्ष्मण पद से ज़्यादा दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण का ग्रहण होता है। तो राम लक्ष्मणों जो यहाँ पर साचर्य व्यंजना ये इसमें मानी गई है। व्यंजना के 2 भेद होते हैं, शाब्दिक व्यंजना, अर्थी व्यंजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हितो मनोहारी च दुर्लभम वच है। यह कथन किससे संबंधित है? हितकारी और दूसरे के लिए जो अच्छे कहने वाले वचन होते हैं इस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं। ऐसा कोई ही व्यक्ति होगा जो दूसरे की भलाई के बारे में सोचता है। तो यह कथन किससे संबंधित है? यह कहाँ से ये लिए गए हैं? तो यह लिए गए हैं किरात अर्जुनियम से।
जो महर्षि भारवी के द्वारा रचित है। और 18 यहाँ पर इसमें सर्ग माने गए हैं। किरात यहाँ पर भगवान शिव के लिए है, अर्जुन नायक, द्रौपदी नायिका है। 18 इसमें सर्ग है। और महर्षि भारवी जहाँ उनको अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है अहो दुरंता बलवत विरोधिता, यह उक्ति किसने कही है? तो इनमें से जहाँ उक्ति किसी के द्वारा भी नहीं कही गई थी, तो फिर ये किसने कही थी? तो इसमें श्लोक था कि स चिंत्यति एवं भ्यत्वदेश्यति अहो दुरंता बलवत विरोधिता। तो इस प्रकार का ये श्लोक था। तो यहाँ पर जो सूक्ति है ये दुर्योधन के विषय में वनेचर ने धर्मराज युधिष्ठिर से कही थी। किसने? दुर्योधन के विषय में वनेचर ने धर्मराज युधिष्ठिर से ये कही थी कि वह दुर्योधन आपकी युधिष्ठिर की ओर से आने वाली विपत्तियों को सोचता ही रहता है। अहो दुरंता बलवत विरोधिता, कि बलवानों से विरोध बड़ा ही दुखद परिणाम वाला होता है। तो ये यहाँ पर इसमें ऑप्शन डी है, था 3 में किसी ने नहीं कही थी। तो ये कही गई थी दुर्योधन के विषय में वनेचर ने धर्मराज युधिष्ठिर से। अगला क्वेश्चन है अभिज्ञान शकुंतलम अंगिरस, अभिज्ञान शकुंतलम में जो अंगिरस है ये कौन सा है? अभिज्ञान शकुंतलम है महर्षि कालिदास के द्वारा रचित और रस है इसमें श्रृंगार। 7 इसमें अंक है। दुष्यंत इसमें नायक है, शकुंतला इसमें नायिका है। महाभारत का आदि पर्व इसका आधार ग्रंथ है। चौथा अंक इसका महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन 100% यहाँ से जरूर आएगा, चाहे इसमें आपकी सूक्ति आ जाए, कोई सभी आ जाओ, आएगा यहाँ से जरूर। और चौथा अंक है 4, इसके अंतर्गत श्लोक है यासे ते अध्याय शकुंतला असमान साधु विचिंत्य शुश्रूषो ग्रहण कुरु अर्थो ही करने प्रक्रिया। तो ये 4 श्लोक है, इसमें से पूरी संभावना रहेगी एग्जाम में आने की। नेक्स्ट है ये असकृत पर गोत्राणाम पक्ष छेद दक्षिण क्षम है। तो इस प्रकार का ये यहाँ पर श्लोक है और इसमें अलंकार पूछा गया है। तो इसमें अलंकार माना गया है ये श्लेष अलंकार, क्योंकि यहाँ पर 2 अर्थ जो है एक ही शब्द के अनेक अर्थ माने गए हैं। पहले तो जो ये श्लेष अलंकार है इसकी व्याख्या देख लेते हैं, इससे आपको जल्दी पता लग जाएगा कि ये होता क्या है। तो श्लेष अलंकार जो है इसका लक्षण होता है श्लेष्टे पदे अनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते या उच्यते। श्लेष युक्त पदों के द्वारा अनेक अर्थों का कथन होने पर श्लेष अलंकार होता है। श्लिष्ट पद का अर्थ है ऐसा पद जिसमें अनेक अर्थ अश्लिष्ट हो, अर्थात ऐसे पदों से अनेक अर्थ बोधन में श्लेष अलंकार होता है। या आप आसानी से ये भी कह सकते हैं कि श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जहाँ एक पद में एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो एक ही पद में अनेक अर्थ यहाँ पर ये बताए गए हैं। तो जैसे आया है यो असकृत, इसका अर्थ होता है अनेक बार। पर गोत्र इसका मतलब है शत्रु पक्ष से। और ये पक्षछेद जो आया है पक्ष विनाश में। क्षण क्षम है, यह है एक ही क्षण में समर्थ हैं, या सैकड़ों करोड़ों रुपए दान देने वाले वरदानिक स्थिति को प्राप्त वह विपुधेंद्र पंडित श्रेष्ठ भूपति शोभित हो रहा है। और दूसरा अर्थ यहाँ पर लिया गया है कि जो अनेक बार श्रेष्ठ पर्वतों को पंख काट लेने में और क्षण भाव में समर्थ, वज्र के द्वारा शत्रु दल को खंडित कर देने वाला वह देवराज इंद्र सुशोभित हो रहा है। तो यहाँ पर एक ही शब्द में जाए कई अर्थ निकल रहे हैं। तो ये विपुधेंद्र इंद्र के बारे में यहाँ पर हो रहा है कि देवराज इंद्र ये सुशोभित हो रहे हैं। ये जो इंद्र जो थे इन्होंने जो पर्वत जो थे पहले ऐसा माना जाता है कि ये उड़ा करते थे, इनके पंख थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। तो इंद्र जो इनके द्वारा इनके पंख काट दिए गए थे और इनको स्थिर कर दिया गया था, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। तो इसमें ये श्लेष अलंकार यहाँ पर इसमें माना गया है। और अन्य भी जैसे यहाँ पर आए हैं, एक बार इनके बारे में भी देख लेते हैं, क्या पता यही एग्जाम में जब पूछ लिया जाए। तो उपमा का होता है प्रस्फुटम सुंदरम सम्य उपमा इत्याभिधीयते, ये उपमा का लक्षण है।
और जो यमक है इसका होता है सत्यार्थे पृथकथाया स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तेने विपरीत यमक विनिगते, ये यमक अलंकार का है। और अगर हम रूपक अलंकार को देखें तो तद अरूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो, तो ये रूपक अलंकार का है, जब उपमेय और उपमान के बीच अति सदृशता दिखाने के लिए काल्पनिक अभेद का आरोप किया जाता है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर किसी प्रकृत अथवा प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत वस्तु के रूप में संभावना प्रकट करने पर अलंकार, तो ये जो जहाँ पर भी आपको ये संभावना वाला शब्द जा दिख जाए तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो उत्प्रेक्ष अलंकार है ये रहा होगा। संभावना मत उत्प्रेक्ष प्रकृतस्य समेनियत, तो ये इसका लक्षण है। और कुछ पहचान है शब्द जिनके द्वारा कर सकते हैं, मन्ये संके ध्रुवम प्रायः नूनम इति एवं, तो इस प्रकार के कुछ शब्द हैं जिनसे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। तो जहाँ पर ये संभावना दिखाई दे उत्प्रेक्ष अलंकार इसमें होता है। अगला क्वेश्चन है सूचना संबंध विभिन्न पक्षेषु श्रुत ध्वनि शब्द पद दृष्टया परस्पर विभेदीकरण से गतिविधि केन कौशलेन संबंध है, तो यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है, यहाँ पर है श्रवण के बारे में, सुनने से। अगला क्वेश्चन है विषय केंद्रित उपागम में अधिगम अनुभवा संबद्धा भवन्ति, विषय केंद्रित उपागम, तो इसका संबंध यहाँ पर इसमें माना गया है ये ऑप्शन बी से, पाठ्यक्रम से। नेक्स्ट है प्रतिभालक्षण लक्षणानि प्रमुखतया सम्यक रूपेण प्रकटीक्रियन्ते, यह मैं सम्यक रूपेण, तो इसमें रहेगा हमारा ये ऑप्शन ए, बुद्धि परीक्षण के द्वारा। नेक्स्ट है अर्थ ज्ञान द्वारा संप्रेषण क्षमता विकास इत्यनेन अभिप्राय है, अर्थ ज्ञान के द्वारा संप्रेषण क्षमता का विकास, तो इससे अभिप्राय यहाँ पर क्या है, तो इसका अभिप्राय हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी से अवबोधनार्थम सूचनाया आदानम प्रदानम च स्पष्टीकरणम पुनः रचना च, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सी आंसर इसमें रहेगा। अगला क्वेश्चन है समुचित है भाषा कौशल क्रम मन्यते, समुचित भाषा कौशल क्रम यहाँ पर इसमें कौन सा माना गया है, तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन डी से श्रवण भाषण पठन लेखन। और ये क्वेश्चन पहले जो है पेडागोजी के जो क्वेश्चन जाते हैं उसमें भी ये पूछा गया है, और संस्कृत का एग्जाम था CTET का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बच्चा जो है सबसे पहले ये सुनता है, उसके बाद बोलना सीखता है, फिर पढ़ना, फिर लिखना, तो इस प्रकार से बच्चा ये क्रम में सीखता है, और एग्जाम में ये क्रम एक बार पूछा गया था, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुचित भाषा अधिगमनम तदेव भवति, तो भाषा अधिगम सदैव होगा, तो यह माना गया है यहाँ पर ऑप्शन ए से जीवन लक्ष्य मूल्यानि प्राप्तुम भाषा व्यवहारिक भवति। अगला क्वेश्चन है केचन भाषा सूची लिखित उत्तरेभ्य शीर्षक सहितम समुचितम उत्तरम अन्वेष्टुम निर्दिष्टः पूर्वम एव ते समग्र स्वरूप विषय किंचित प्रष्टुम इच्छन्ति इदम किम छात्रः, तो यहाँ पर ये किस प्रकार के छात्र हैं या किसके बारे में यहाँ पर वर्णन हुआ है, तो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन बी सक्रिय रूपेण समग्र संदर्भे पूर्व अनुमान प्रक्रिया समग्र, तो ये जो इस प्रकार का जो शब्द आ जाता है संदर्भ के अनुसार, तो लगभग जो इसी की होने की संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन रहेगा छात्रः सहर्ष वक्तुम इच्छन्ति और गतिविधि अधिक उद्देश्यपूर्ण भवेत् इति अर्थम किम समीचीनम, तो इसके लिए यहाँ पर उचित जो है क्या माना गया है, तो यहाँ पर उचित माना गया है ये ऑप्शन बी को शब्द कोशम द्रष्टुम प्रेरणम। अगला क्वेश्चन है मानवस्य विचाराणां प्रभावी संप्रेषणस्य लिखित मौखिक रूपेण च मध्ये परस्पर संबंधस्य आधारभूतम अथवा प्रमुखम तत्वं किम, तो यहाँ पर प्रमुख तत्व क्या है, तो इसमें जो प्रमुख तत्व माना गया है ये रहेगा हमारा ऑप्शन ए व्याकरणात्मक संरचना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापक या अध्यापिका उदाहरण से है व्याकरणात्मक संरचना पठितुम दृश्य श्रव्य उपकरणानां प्रयोगं करोति और छात्रः प्रभावी संप्रेषणार्थं लेखन भाषणेन वा एतेषां पठित तत्वानां सम्यक् उपयोगं कुर्वन्ति एषां प्रक्रिया अस्ति, तो यह यहाँ पर किस प्रकार की प्रक्रिया है, ये है ऑप्शन सी यहाँ पर आगमनात्मक। और ये जो व्याकरण जो आपको अगर इस प्रकार का ये शब्द दिखाई दे व्याकरण में आगमन और निगमन इस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर यह उदाहरण है
उदाहरणों के साथ तो इस यहाँ पर ये आगमनात्मक विधि जो इसका प्रयोग किया गया है। तो आगमन और निगमन विधि ये व्याकरण के लिए प्रयोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर छात्राणाम लिखित कार्य संबंध त्रुटि संशोधनार्थम प्रभावी प्रक्रिया। तो त्रुटियों को दूर करने के लिए प्रभावी प्रक्रिया यहाँ पर इसमें कौन सी हो सकती है? तो इसमें कौन सी ये हो सकती है? इसमें रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, त्रुटि निर्देशनम छात्रेभ्यः च संशोधनार्थम अभिप्रेरणा दानम। नेक्स्ट है छात्र हैं प्रायः सर्वत्र प्रथम भाषाम अथवा तृतीय भाषाम अवगंतुम वक्तुम च काठिन्यम अनुभवन्ति। छात्राणां सहायतार्थम क्या समीचीन उपाय है? तो सहायता के लिए इनमें से कौन सा उपाय सही रहेगा? सही उपाय रहेगा यहाँ पर ये माना गया है ऑप्शन डी को, भाषा प्रयोग के द्वारा अधिक से अधिक अभ्यास कराया जाए। वैसे जो सबसे पहले जो शिक्षा जो दी जाती है ये प्राथमिक भाषा में ही दी जाती है, मातृभाषा जो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाचन प्रक्रियायाम नूतन अपरिचित शब्दस्य अर्थम ज्ञातुम प्रथमं किम कर्तव्यम। तो नूतन अपरिचित शब्दस्य अर्थ ज्ञातुम, नए और बिना जाने हुए शब्द को जानने के लिए क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पर किया जाना चाहिए? तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए, संपूर्ण संदर्भ परिशील्य में अर्थ ज्ञातुम प्रयास है। तो जहाँ पर भी इस प्रकार का शब्द आ जाता है संदर्भ वाला, तो उसी के ज़्यादा चांस होते हैं सही आंसर होने के। अगला क्वेश्चन है उच्च स्तरीय पठन अवबोधन संदर्भे कानि तत्वानि प्रमुखानि। उच्च स्तरीय पठन अवबोधन के संदर्भ में तत्व यहाँ पर प्रमुख इसमें कौन से माने गए हैं? तो इसमें जो सही आंसर रहेगा ये माना गया है ऑप्शन बी को, छात्र भाषा पुनः लेखनम पूर्ण वाक्य पाठ्य वस्तु संबंध भाव स्पष्टीकरण प्रमुख शब्दानाम विभिन्नेषु संदर्भेषु प्रयोग है। तो ये इसमें सही आंसर माना गया है। अगला क्वेश्चन है लिखित अनुच्छेद अंकलनार्थम प्रथम सोपानम। तो प्रथम सोपान इसमें से कौन सा है? प्रथम सोपान रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, विषय वस्तु सार्थक्यम विचार और अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपमान की अपेक्षा उपमेय की अधिकता या न्यूनतम का वर्णन होने पर जो अलंकार है ये कौन सा होता है? तो उपमान अथवा उपमेय की अधिकता या न्यूनता होने पर अलंकार। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर रहेगा ये है ऑप्शन बी, व्यतिरेक जो है यहाँ पर इसमें अलंकार ये माना गया है। उपमान की अपेक्षा उपमेय की अधिक अथवा न्यूनता होने पर व्यतिरेक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अभिज्ञान शकुंतलम में विदूषक का चित्रण हुआ है। ये 2-3 क्वेश्चन हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये विदूषकों वाले, क्योंकि पहले भी जो है बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। विदूषक का चित्रण हुआ है, अभिज्ञान शकुंतलम में विदूषक कौन है, उनका नाम क्या है? तो इसमें रहेगा हमारा ये ऑप्शन बी, विदूषक का चित्रण द्वितीय अंक में हुआ है। और विदूषक कौन है? उसका नाम है मांडव्य। ये अभिज्ञान शकुंतलम में विदूषक का नाम है और दूसरे अंक में इसका बारे में वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन है अभिज्ञान शकुंतलम के किस अंक में शुद्ध विस्कंभक का प्रयोग हुआ है? तो यह माना गया है तीसरे अंक में। कर्णों का शिष्य जो इसमें शकुंतला की अस्वस्थता की सूचना देता है, तो तीसरा अंक इसमें माना गया है। अगला क्वेश्चन है नाटकों में प्रवेशक की भाषा होती है। नाटक में जो प्रवेशक की भाषा है ये मानी गई है प्राकृत, और इसके पात्र जो निम्न वर्ग के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य दर्पण का परिच्छेद। साहित्य दर्पण ये किसके द्वारा रचित है? साहित्य दर्पण है महर्षि विश्वनाथ के द्वारा रचित, और किस में है? परिच्छेदों में है। कितने परिच्छेद हैं? 10 परिच्छेद हैं।
और इसमें जो यहाँ पर ये पहला परिच्छेद आया है, तो पहला परिच्छेद जो है इसका नाम इनमें से कौन सा है? इसका रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी माना गया है, काव्य स्वरूप निरूपण। और 10 परिच्छेद है, जैसे दूसरा है शब्द वाक्य की परिभाषा, तीसरा है रसभाव और रसबंदी अन्य संबंधित तत्वों की व्याख्या, चतुर्थ परिच्छेद में है ध्वनि और गुणभूत व्यंग्य के बारे में, पंचम परिच्छेद में है व्यंजन विरोधियों की समस्त युक्तियों का खंडन, छठा जो परिच्छेद है इसमें है नाट्य संबंधी महत्वपूर्ण विषय, सातवें परिच्छेद में है काव्य के दोष, और आठवां जो परिच्छेद है इसमें है 10 गुणवाद का खंडन, 3 गुणों के लक्षण और श्रृंगारवाद की स्थापना। नवम जो परिच्छेद है इसमें वैदर्भी गौड़ी पंचाली रीतियां हैं, और 10वां जो है इसमें अलंकार के बारे में बताया गया है, शब्द अलंकार अर्थ अलंकार। नेक्स्ट है विक्रम और उर्वशी का जो विदूषक है ये कौन है? विक्रम और उर्वशी इनके प्रेम की कथा इसमें बताई गई है, और इसका यहाँ पर विदूषक कौन है? तो इसका विदूषक रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए माणवक। और यह जो मैत्रेय आया है ये आया है मृच्छकटिका में, तो ये भी इसके साथ साथ आपने याद रखना है। और ये वसंतक जो है ये स्वपनवादत्त में है। अगला क्वेश्चन है मृच्छकटिकम नाटक का विदूषक। तो मृच्छकटिकम जो नाटक है इसका विदूषक कौन है? तो इसके विदूषक का नाम है यहाँ पर ऑप्शन डी मैत्रेय। अगला क्वेश्चन है गुणा पूज स्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वह है उक्ति, ये किससे संबंधित है? कहाँ से ये आई है? तो इसका संबंध रहेगा ऑप्शन सी हमारा उत्तरामचरित से, और ये जो उत्तरामचरित है महर्षि भभूति जो उनके द्वारा रचित है, और कौन रस का कवि इनको माना गया है। 7 जो यहाँ पर इसमें अंक रहेंगे, और आधार ग्रंथ है इसका रामायण। गुणों का ही पूजा में स्थान होता है, न कि आयु विशेष का। तो उत्तरामचरित का जो चौथा अंक है वहाँ से ये ली गई है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा महर्षि महावीर चरित ये इनमें से किसकी रचना है? महावीर चरित की रचनाकर्ता इनमें से कौन है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर महर्षि भवभूति। तो इनको जो है यहाँ पर महावीर जो चरित है इसके रचयिता माना गया है। महावीर चरित जो ये राम जो है इनके चरित्र के बारे में वर्णन इसमें हुआ है, और 7 जो इसमें अंक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्रियदर्शी का जो नाटक है इसके नायक इनमें से कौन है? तो प्रियदर्शिका के नायक है यहाँ पर उदयन, और हर्ष जो उनके द्वारा रचित है। 4 अंकों की ये नाटिका यहाँ पर मानी गई है, और इसमें राजा उदयन और प्रियदर्शिका इनकी प्रेम कथा इसमें दिखाई गई है। अगला क्वेश्चन है सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार इनमें से कौन है? एक होती है लघु सिद्धांत कौमुदी और एक है सिद्धांत कौमुदी। ये जो सिद्धांत कौमुदी है इसके रचना करता है भट्टोजी दीक्षित। ये भट्टोजी दीक्षित हैं, इसको ठीक कर लेना, भट्टोजी दीक्षित। तो ये तो है यहाँ पर सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार। और अगर लघु सिद्धांत कौमुदी आ जाए तो इसके रचित है वरदराज दीक्षित। योग शास्त्र या महाभाष्य जो है पतंजलि के द्वारा रचित है, और अष्टाध्यायी है महर्षि पाणिनि के द्वारा रचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वरों के विधान के बिना आए हुए व्यंजनों की संख्या इनमें कौन सी होती है? तो स्वरों के विधान के बिना आए हुए व्यंजनों की संख्या, तो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन डी ये संयोग संज्ञा। और जैसे यहाँ पर ये कुछ सूत्र आए हैं इनके बारे में एग्जाम में आ सकता है, तो एक बार इनके बारे में देख लेते हैं। जैसे इत संज्ञा करने वाला सूत्र है इसका नाम है हलंत्यम, और पद संज्ञा करने वाला है सुक्तिगंतम पदम। लोप संज्ञा करने वाला सूत्र है अधर्षणम लोप है। प्रत्याहार संज्ञा करने वाला है आदिरांतेन संहिता। उदात संज्ञा होती है ऊंचे उदाता के द्वारा। अनुदात संज्ञा होगी नीचे अनुदाता के द्वारा। सवरित संज्ञा होगी समाहार सवरित सूत्र के द्वारा। अनुनासिक संज्ञा होगी मुख नासिका वचनानासिका के द्वारा। और स्वर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है तुलस्य प्रथम स्वर्णम। संहिता जो यहाँ पर दिया गया है संहिता संज्ञा यह करता है परसन्निकर्ष संहिता सूत्र। संयोग संज्ञा करता है हलो अनंतरा संयोग है। और गुण संज्ञा अध्ययन गुण के द्वारा आद गुणा से होता है गुण। वृद्धि संज्ञा होती है वृद्धिराज देश के द्वारा, और वृद्धि करता है वृद्धि रेची सूत्र। उपसर्ग संज्ञा होगी यहाँ पर उपसर्गा क्रिया योग्य सूत्र के द्वारा। धातु संज्ञा होगी भुवाद्य धातुओं के द्वारा। टी संज्ञा होगी अचो अंत्यादि टी सूत्र के द्वारा।
प्रगृह संज्ञा होगी इदु द्वे द्विवचनम प्रगृहम सूत्र के द्वारा, और अवसान संज्ञा होगी विरामो अवसानम के द्वारा, और सर्वनाम संज्ञा होगी सर्वाधीनी सर्वनामनी सूत्र के द्वारा। और एक ये सर्वनाम संज्ञा सुड़ नपुंसकस्य सूत्र, ये भी जो है सर्वनाम संज्ञा ही करता है। भय संज्ञा करने वाला है यचिभम, घी संज्ञा शेषो घैसकी, और उपधा संज्ञा अलंत्यात पूर्वधा। अपृक्त संज्ञा होती है अपृक्त काल प्रत्यय के द्वारा, और सठ संज्ञा ये करता है डति च सूत्र। नदी संज्ञा करता है युष्त्राख्यो नदी। तो ये जो कुछ सूत्र थे। अगला क्वेश्चन है वृद्धि संधि विधायक सूत्र। वृद्धि संधि करने वाला जो सूत्र है इनमें से कौन सा है? तो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन ए, वृद्धि रेचि से वृद्धि होती है, और जो यहाँ पर आया है वृद्धि रादेच, इसके द्वारा वृद्धि संज्ञा, ये वृद्धि रादेश के द्वारा वृद्धि संज्ञा और वृद्धि रेचि से वृद्धि। अगर यहाँ पे ये होता वृद्धि संज्ञा तो ये रहता ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पितुः प्लस इच्छा, इसमें संधि। पितुः प्लस इच्छा में संधि होने पर रूप जाइन में कौन सा बनेगा? तो इसमें माना गया है ऑप्शन सी को, पितु प्लस इच्छा। और ये जो रा जो है इसको विसर्ग होती है, तो ये विसर्ग इसको रा हो जाएगा, तब जाए यहाँ पर ये पितृच्छा रूप जाए बनेगा। नेक्स्ट है हरि प्लस शेते, संधि होने पर कौन सा रूप यहाँ पर बनेगा? हरि ही प्लस शेते, तो इसमें बनेगा ये ऑप्शन सी, विसर्ग जो है इसको स हो जाता है स्तोषनाशु सूत्र के द्वारा। तो स्तोषनाशु सूत्र यहाँ पर ये लगेगा। और इसके कुछ अन्य उदाहरण भी हैं जो आ सकते हैं स्तोषनाशु के, जैसे रामस सेते और सचित सांगिन जय विष्ण है प्रश्न है, तो स्तोषनाशु सूत्र इसमें लगता है। और एक एग्जाम में आ सकता है कि कौन सी संधि के हैं, तो हल संधि के ये उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर स्टोनास्टो सूत्र, इसका उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो स्टोनास्टो ये करता है स्तोत्रव, और इसका उदाहरण है यहाँ पर ये ऑप्शन बी। इसका ये नहीं है, इसका है तट्टिका, ये वाला जो इसका उदाहरण है तट्टिका, तत् प्लस टिक्का, तट्टिका जो इसका यहाँ पर उदाहरण है। तो तट्टिका इसका उदाहरण है यहाँ पर ये। और इसके कौन कौन से उदाहरण हैं? रामस षष्ठ हैं, रामस टीकते और पेष्टा, तट्टिका, चक्रिन ढोक से। तो ये स्तुत्व होता है स्टोनास्टो सूत्र के द्वारा इनमें। नेक्स्ट है सन प्लस षष्ठ है, सन षष्ठ है, इस उदाहरण में सूत्र का नियम प्रयुक्त होगा। तो इसमें लगा है ये ऑप्शन सी, तो सी। यदि त्वरक के किसी अक्षर के बाद मूर्धन्य से आए तो उसके स्थान पर मूर्धन्य नहीं होता। तो सन षष्ठ ये इसका बताया गया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है एतत् प्लस मुरारी संधि में किस सूत्र की प्रयुक्ति होती है? तो इसमें सूत्र कौन सा लगेगा? इसमें जो सूत्र रहेगा ये है ऑप्शन बी, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। तो ये इसमें सूत्र लगेगा, तो अनुनासिक जो है इसको करेगा। एतन मुरारी या एतद मुरारी रूप इसके बनते हैं। अगला क्वेश्चन है क प्लस 70 का संधि इसमें कौन सा बनेगा? कह प्लस 70, ये भी जो हाल ही में DSSP के एग्जाम हुए थे, इसमें जो क्वेश्चन आया हुआ था कह प्लस 70, तो इसका बनेगा ये ऑप्शन बी
गोअत्तर जो इसका रूप ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनीषा, मनस प्लस ईसा मनीषा, और संधि इसमें कौन सी है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए मनीषा पर रूप जो है इसमें संधि यहाँ पर मानी गई है। मनीषा मनस प्लस ईसा, और स्कंदवादी सुपरूपवाच्यम सूत्र इसमें बताया गया है। इसके उदाहरण हैं जैसे स्कंदो, करकंधो, पतंजलि। तो ये परूप संधि के उदाहरण यहाँ पर रहेंगे इसमें। और एक और एग्जाम में आ जाता है ये प्रेजते, प्र प्लस एजते, प्रेजते, उपोस्ति, उप प्लस ओस्ति, इसमें लगता है इंगी परूपम सूत्र। अगला क्वेश्चन सर्वनाम शब्द है तत्, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप। तो तत् शब्द है यहाँ पर, इसका बताना है, इसका रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी जो यहाँ पर ये रहेगा ते। तत् है ये पुल्लिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है युष्मद सर्वनाम शब्द है पंचमी विभक्ति और बहुवचन। युष्मद और अस्मद एग्जाम में ज़्यादातर पूछ जाते हैं। युष्मद जो है इसके चलते हैं त्वम युवाम यूयम, और अस्मद के चलेंगे अहम आवाम वयम। तो युष्मद का पंचमी विभक्ति और बहुवचन का रूप, पंचमी विभक्ति और बहुवचन का रूप होता है युष्मत। इसमें रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है भू धातु का भवत रूप। तो भू धातु है और भवत रूप ये किस में बना है? ये बना है ये हमारा ऑप्शन बी, लोट लकार मध्यम पुरुष और बहुवचन में। भवतु भवताम भवन्तु भव, भवतम भवत। तो ये बिना हलंत के है, ये भी आपने याद रखना है। बिना हलंत वाला जो है ये मध्यम के बहुवचन में ही बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर चोर धातु का चौरेतम रूप है, और यह कौन से वचन में आया है या धातु वगैरह इसमें कौन सी है? तो इसमें रहेगा ये ऑप्शन बी, लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का ही यहाँ पर ये रहेगा चौरेतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लब धातु है लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप। तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी है लबते, और आत्मनेपदी ये धातु है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर संदर्भ वैविध्यम गतिविधि प्रयोग प्रतिपुष्टि इत्यादि नाम दृष्टिया किम अनुदेशनम छात्रेभ्यः अधिकान अवसरान प्रददाति। तो अधिक अवसर कौन सा देगा इसमें? इसमें देगा ये समगणक संबद्धम। नेक्स्ट है साद्विभाषी कक्षा लाभकारिणी भवति यदि छात्र मूल भाषा लक्ष्य भाषा च परस्पर वार्तालाप कुर्वन्ति। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण माना गया है यहाँ पर ऑप्शन सी को, भाषा द्वयम वक्तुम छात्रा विप्रेरिता भवन्ति। नेक्स्ट है कोऽपि छात्रः कापि छात्रः अधिगत ज्ञानं प्रयोक्तुम् असमर्थः यथा अनुवाद प्रक्रियार्थम उपयुक्त शब्द चयनम संदर्भे किम समाधानम। तो इसका समाधान यहाँ पर कौन सा है? इसका समाधान दिखाया गया है ये ऑप्शन डी को, उपयुक्त रूपेण निर्मित श्रेणीकृत अभ्यास पत्रे अभ्यास कार्य। तो ये जो है इसमें सी आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है अधिगंतारः प्रायः ज्ञान निर्मातारः अपि भवन्ति भाषा कक्षा इदम साधितुं का समीचीन उपाय है। तो सही उपाय इनमें से कौन सा है? सही उपाय माना गया है हमारा ऑप्शन ए को, विभिन्न गतिविधि नाम द्वारा नूतन संदर्भेषु भाषा प्रयोगार्थम अधिकाधिक अवसर प्रदान, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रः सहजतया लक्ष्य भाषया भाषणं कर्तुं समर्थः भूयुः इत्यर्थं किं महत्वपूर्ण। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है? इसमें हमारा महत्वपूर्ण रहेगा ऑप्शन डी, सर्वत्र लक्ष्य भाषया संभाषणार्थम अभिप्रेरणा नूतनेषु च संदर्भेषु भाषा प्रयोग अवसराणां प्रदानम। नेक्स्ट
ये होगा यहाँ पर सहज रूपेण। सहज रूपेण भाषा अधिगम संदर्भे महत्वपूर्णमस्ति। तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर। कथन कौशल अपेक्षा अर्थ स्पष्टीकरणम। नेक्स्ट है छात्रः श्रुत सामग्रीम अधिकृत्य विशिष्ट टिप्पणीं लेखितुं समर्था भूयुः इत्यर्थं कृत गतिविधि कथ्यते। ये गतिविधि कौन सी है? इसमें गतिविधि मानी गई है ऑप्शन सी, सूचना का स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौखिकी प्रश्नोत्तरी कस्य कौशलस्य अभ्यासस्य कृते समीचीनम्। मौखिक प्रश्नोत्तरी किस कौशल अभ्यास के लिए सही है? तो ये है भाषण के लिए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।